सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है आरक्षण से। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि यहाँ की सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से आरक्षण दिया जाएगा और यह घोषणा जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो में हम जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण की तार्किकता को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट के जजमेंट कौन कौन से आए हैं और उस पर हाई कोर्ट का स्टैंड क्या रहा है, और साथ ही साथ मूल जो हमारा संविधान है वह क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक देश अपने यहाँ के लोगों के बीच समानता लाने का प्रयास करता है। समानता से तात्पर्य क्या है? असमानता का कम होना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रहे कि यह जो असमानता है उसका सिर्फ एक आधार आय नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें कि समानता का मतलब ये है कि सभी की आय समान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समानता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो करना चाहता है वह करे, उसको कोई रोके ना। साथ ही साथ जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको मदद मिल सके ताकि विकास की मुख्य धारा में वह शामिल हो सके। अर्थात हर व्यक्ति अपना विकास करने में यदि सक्षम है तो इसको कहेंगे समानता की कंडीशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समानता का मतलब क्या है कि अंबानी को भी 1000 रुपये प्रति माह मिले और हमको आपको भी 1000 प्रति माह मिले, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग हैं। इसलिए क्षमता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का विकास हो पा रहा है तो उसको कहेंगे हम समानता की कंडीशन। और समानता तभी आ सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, अपनी क्षमता अनुसार वह रोजगार प्राप्त कर सके, समाज में उसका कद्र हो, अर्थात जाति वर्ग किसी अन्य विभेद के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। साथ ही साथ वह व्यक्ति अपनी बात कह सके, वह अपने अधिकारों का उपभोग कर सके, तब हम कहेंगे यह कंडीशन क्या है? समानता की कंडीशन है। अर्थात हर व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास ही क्या है? समानता की पहचान है। लेकिन समानता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ व्यक्ति का प्रयास शामिल नहीं है, बल्कि इसमें सरकारें भी अपना सहयोग देती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो है कि वह समानता की कंडीशन प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम इसलिए नहीं है क्योंकि वह गरीब हो सकता है, वह वंचित हो सकता है, वह डिसेबल हो सकता है। अर्थात कई प्रकार की चुनौतियां और असमानताएं उसके जन्म, उसके परिवार से जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी चीज को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समानता के महत्व को समझा और समानता के मूल्य को हमारा मूल अधिकार बनाया। और मूल अधिकार इसलिए बनाया ताकि यह राज्यों पर बाध्यकारी हो सके और किसी भी व्यक्ति को समानता के अधिकार से वंचित ना किया जा सके। आपको पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वह क्यों दिए गए हैं? ताकि राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारें, कोई भी संस्था, कोई भी विभाग उन अधिकारों का अतिक्रमण ना कर सके। और यह अधिकार कौन से मिले हैं? संविधान में हमें समानता के अधिकार मिले हैं। संविधान के भाग जो है कि 3 में अनुच्छेद 14 में देखिए क्या कहा गया।
इसमें कहा गया है कि जो कि राज्य के है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर विधि के क्षेत्र में सबको क्या किया गया है, समान माना गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अर्थात सभी व्यक्ति क्या है, राज्य की नजर में बराबर हैं। जैसा कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के मामले में भारत के सभी लोग क्या हैं, बराबर। इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको समझना। अनुच्छेद 15 के ही 3 अपवाद हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कौन से हैं कि राज्य को यह अनुमति है कि वो बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। विशेष व्यवस्था का मतलब है कि आपने देखा होगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इनको क्या है कि यह डिस्क्रिमिनेशन है या असमान व्यवहार है या संविधान के अगेंस्ट में। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इसलिए देना जरूरी है ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, तभी तो क्या करेंगे, वो समानता मूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। यदि सोचिए गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा वह पढ़ाई ना करे तो क्या हम समानता की कंडीशन उसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इसीलिए क्या किया गया, यह पहला जो अपवाद बताता है, अर्थात राज्य को अनुमति है कि बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करें। आपने देखा होगा स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया गया। दूसरा अपवाद क्या है, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष उपबंध करे। तो आपने देखा होगा जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग होते हैं उसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास कर रखे हैं, और इन्हीं सब चीजों से जुड़कर एक मुद्दा बनता है वो आरक्षण का। तीसरा जो अपवाद कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई नियम बना सकता है। अर्थात जो लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से, उनको क्या करना होगा, हमें कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक लेकर जाना होगा, और उसके लिए प्रवेश की जो पात्रता है उसके लिए नियम बनाया जा सकता है, जिससे जो लोग अभी तक विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए वो भी क्या हो, जुड़ जाए। अब इसी में अनुच्छेद 16 समझिए, और ये अनुच्छेद 16 ही हमारे आज के टॉपिक का प्रमुख आधार। तो देखिए अनुच्छेद 16 में क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगी, अवसर की समानता होगी। अर्थात अवसर किसी के लिए भी क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यह कह दिया जाए कि संबंधित परिवार से 10 लोग आएंगे और किसी परिवार से एक भी व्यक्ति नहीं है। अर्थात जहां पर भी क्या होगा, कोई पद होगा, कोई नियोजन होगा, वहां पर अवसर की समानता होगी। हालांकि इसके जो है कि 3 अपवाद हैं, 2 अपवादों का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। पहला है अपवाद यह है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। दूसरा है राज्य नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अब ये जो दोनों नियम हैं इनको मैं दोबारा फिर से लेकर आऊंगा, बस थोड़ा सा याद यहाँ समझिए। जो पहला नियम क्या कहता है कि निवास की जो शर्त है वह संसद उसके लिए कानून बनाने में सक्षम है। दूसरा यह है कि राज्य नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। अर्थात कोई पोस्ट है तो उसको जो है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए बना सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, राज्य में समान प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो भी हो पाएगा। तो कुल मिलाकर संसद को भी अधिकार है और राज्यों को भी कुछ अधिकार है, लेकिन जो निवास संबंधी शर्त है वो संसद से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर किसी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य की नौकरियों में नहीं है तो राज्य भी कदम उठा सकता है। लेकिन अभी तक हमने जो समझा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कोई राज्य पूर्ण रूप से क्या करे, निवास की शर्त के आधार पर वहां के लोगों को आरक्षण दे दे। अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं, फिर से हम आर्टिकल 16 अर्थात 16 पर बात करेंगे।
सरकारी सेवाओं एवं संस्थानों में पर्याप्त भागीदारी नहीं रखने वाले एससी, एसटी, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस को कानूनी रूप से सरकारी नौकरियों में वरीयता देना क्या कहलाता है? आरक्षण कहलाता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले कि नौकरियों में आरक्षण क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं, संस्थान हैं, यदि उसमें जो है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की पर्याप्त भागीदारी नहीं है और सरकारी जो है कि नियम क्या करते हैं, उनको वरीयता देते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? आरक्षण कहेंगे। और हाल में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स डाला मैंने किस पे? मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के हैं, वह इसके लिए आवश्यक कानूनी क्या कर रहे हैं? प्रावधान कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार की घोषणा है। कुछ लोग कहेंगे यह क्या है कि वहां पर चूंकि उपचुनाव होने वाला है इसलिए घोषणा की गई, लेकिन हमें यहाँ पर घोषणा के जो पॉलिटिकल व्यू है उसको नहीं समझना है, बल्कि हमें संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने का प्रयास करें। हालांकि मध्य प्रदेश में ये जो घोषणा हुई, ये पहली घोषणा नहीं है। पिछले साल जुलाई माह में उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, उन्होंने कहा था कि 70% जो नौकरियां हैं वह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। अर्थात आरक्षण का मुद्दा यहां पर लंबे समय से चल रहा है। अब देखिए कि वर्तमान समय में हमें पता है कि कुछ आरक्षण दिया गया, लेकिन जो वर्तमान समय में चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उनको जो आरक्षण दिया गया है उसके पीछे का आधार क्या है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए जो है कि हमने आरक्षण दिया है। और यह जो आरक्षण दिया है वह 49.5%, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो 49.5% आरक्षण दिया गया है। इसमें आरक्षण किसको है? ओबीसी को है 27% है, एससी को 15% है, एसटी को क्या है? 7.5% है। तो अब इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49%। और उसी के साथ साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण भी अब हमने दे दिया है, और इसको बोलते हैं हम ईडब्ल्यूएस। और ईडब्ल्यूएस के तहत कितना दिया है हमने? 10%। तो टोटल कितना हो गया? 59.5% आरक्षण अभी संसद द्वारा दिया गया है। लेकिन समय समय पर अनेक समूहों के द्वारा जो है कि जो समूह है, चाहे वह कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, वह अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण की मांग करते हैं। तो साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं वो भी क्या करते हैं? वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश में जो घोषणा हुई है, अगर उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह बात भी सही है कि जब भी ये घोषणाएं होती हैं उनके पीछे राजनीतिक कारण भी एक होता है। खैर, कई प्रदेश सरकारों ने ये घोषणा समय समय पर किया है कि वह अपने निवासियों को आरक्षण देंगे, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा से कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण देने की बात है, एक काफी संवेदनशील मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में मूल निवासियों अर्थात जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक माना जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक नौकरियों के संदर्भ में यह संवैधानिक नहीं है। अर्थात यह भेदभावपूर्ण व्यवहार है कि आप क्या करेंगे? आप अपने निवासियों को आरक्षण दें, लेकिन अगर शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इससे जुड़ा थोड़ा सा कुछ केस देखिए। डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में, जो कि 1955 का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिवास या निवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है, अर्थात यह परिवर्तित होती रहती। वहीं जन्म स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। अर्थात अगर किसी से पूछा जाए कि आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, तो हो सकता है वह व्यक्ति किसी दूसरे राज्य का नाम बताए और जहाँ का वह भी निवासी है उस राज्य से क्या हो? अलग हो। इसको आसान शब्दों में समझिए कि मान लीजिए एक परिवार है, उसके जो पिता हैं वह कहीं रोजगार करते हैं, उनका रोजगार किसी कारण से नहीं चल पाए, वह अपने परिवार को लेकर दूसरे राज्य में चले गए। जब दूसरे राज्य में वो लंबे समय से रह रहे हैं तो वहाँ के क्या हो गए? एक तरह के निवासी हो गए। लेकिन अगर उस राज्य में जहाँ पर वो परिवार माइग्रेट करके गया है, उस राज्य में यह नियम हो कि उन्हीं बच्चों को यहाँ पर नौकरियों दी जाएंगी जिनका जन्म वहाँ पर हुआ होगा, तो इससे क्या हो
जाएगा, वह बच्चा बाहर हो जाएगा। आसान संदर्भ में अगर इसको हम समझने का प्रयास कर लें, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे पेरेंट्स किसी एक राज्य ए से हैं, वह किसी कारण से बी राज्य में चले गए, मेरा जन्म हो चुका था। बी राज्य में यह नियम है कि वहाँ पर उसी व्यक्ति को जो है कि नौकरी सरकारी मिल पाएगी जो कि जिसका वहाँ जन्म हुआ होगा। तो चूंकि मेरा जन्म तो पहले हो चुका था, उसके बाद मेरी फैमिली ने माइग्रेट किया, तो मैं उसके लिए क्या हूँ, एलिजिबल नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो माइग्रेशन है भारत में बहुत ज़्यादा होता है, फिर तो क्या होगा, बहुत बड़ा चुनौती आ जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने नागरिकता के पीछे पूरे भारत की एक नागरिकता रखी, साथ ही साथ हमने कहा है कि अवसर की समानता होगी, और हमारे यहाँ जो क्षेत्रीयता की भावना है अगर उसको देखें तो हर राज्य क्या चाहता है कि अपने राज्य का विकास हो। तो अपने राज्य के विषय में अगर फिर राज्य सोचेगा तो इससे क्या होगा, जो हमारी एकता है, अखंडता है, उस पर बात आई। इसी के कारण कहा जाता है कि निवास के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर जो आरक्षण है उससे बचना चाहिए। इसी के कारण अभी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हम आरक्षण देते आए हैं, जिसमें हमने जातियों को आधार बनाया था 49.5% आरक्षण तक। उसके बाद हमने क्या किया, आर्थिक आधार पर भी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 10% आरक्षण देने का हमने प्रावधान किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि निवास के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी जो अखंडता की भावना है, जो एकता की भावना, वह कमजोर हो। अब फिर से मैं क्या करता हूं, अनुच्छेद 16 को मैं बताता हूं जो मैंने आपसे जिक्र किया था, और यहां से हम देखते हैं कि संविधान क्या कहता है और फिर कोर्ट क्या कहते हैं। फिर से हम आएंगे। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक केस डिस्कस किया है जो कि डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले का है, और इसमें इन्होंने कहा था कि जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण देना, वो भी नौकरियों में, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके अलावा कई केसेस हैं, उनको हम डिस्कस करें। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि नौकरियों में अवसर की समानता के संदर्भ में यह बात करता है। उसी में अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, शब्द देखिए, सभी नागरिकों के लिए। तो आप, हम, किसी कोई भी व्यक्ति नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारत का है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं। तो सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, समानता होगी। वहीं अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 2 अर्थात उप उपबंध 2 जो कहता है वो सुनिए कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। अर्थात पूरे देश में क्या होगा कि इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, सबको क्या किया जाएगा, इक्वल माना जाएगा। अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की है या उसमें उसके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई उपेक्षा क्या करे, विहित की हो गई। अब देखिए, इसको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये जो अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 3 है, यह कहता है कि ऊपर जो अभी 16(1) और 16(2) के तहत जो बातें कही गई हैं वह तो ठीक हैं, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि अगर किसी वह राज्य के संदर्भ में उसको लगता है कि वहाँ के राज्य की नौकरियों में किसी वर्ग या किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए वह क्या कर सकता है, कि कह सकता है कि ऐसी नौकरियों में वहां के निवासियों को क्या किया जाए, वरीयता दिया जाए, और वरीयता इसलिए दिया जाए क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन यह काम कौन करेगा, संसद करेगा। वहीं इसका 16 का जो सब क्लोज 4 है, इसको देखिए, यह कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, अर्थात कंडीशन क्या है, पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध क्या करेगा,
उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात कहा गया है कि जो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) कहा गया है कि सबको अवसर की समानता होगी, उसका एक अपवाद है 16(4), और जैसा कि मैंने अभी ऊपर 16(3) बताया, ऐसे 16(4) भी कहता यह है कि राज्य क्या है, पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में जिसका राज्य को लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में नहीं है, तो उनकी नियुक्तियों के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण के प्रावधान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्या होना चाहिए, उसका एक फिक्स डेटा होना चाहिए, उनके पास जो है कि साइंटिफिक डेटा होना चाहिए कि हमारे पास यह जो समुदाय हैं उनका जो है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं है, तभी ये क्या कर सकते हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को। वहीं जो 4(क) है वो भी समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर अनुवर्ती वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के उपबंध के लिए निवारित नहीं करें। अर्थात आसान शब्दों में इसको भी मैं समझूं बताऊं अगर, तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण जो इसमें कहा गया है वह है वरिष्ठता सहित प्रोन्नति, अर्थात पदोन्नति में भी आरक्षण की बात इसमें कही गई है। लेकिन इसके लिए भी क्या है, कुछ नियम है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए। यहाँ पर अगर हम इस सभी चीज़ों को कंक्लूड करें तो हमें यह पता चलता है कि निवास के आधार पर आरक्षण की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि राज्य को लगता है कि भागीदारी नहीं, तो इन्हीं शब्दों का फायदा क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उठाती हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल स्पष्टता का अभाव है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में कहा है कि जो आर्टिकल 16 है उसके जो पॉइंट्स हैं उनमें जो स्पष्टता है वह इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसी के वजह से क्या होता है, उसका फायदा राज्य सरकारें उठाती हैं, और अधिकांशतः उनका जो अप्रोच होता है वो पॉलिटिकल लाभ लेना होता है, और उसके तहत वो आरक्षण का बात करती हैं। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी अपवाद बताए उसमें यह कहीं साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि राज्य क्या करेगा, अपने निवासियों को आरक्षण देगा। उसमें कंडीशन कौन सी है कि जब राज्य को लगता है कि किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो प्रतिनिधित्व ना होने पर क्या किया जा सकता है, बात की जा सकती है आरक्षण की। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता कि अभी की सभी नौकरियों को क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा ट्वीट किया है, ऐसी जानकारी दी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पास ये जानकारी नहीं हो, उनके पास जानकारी है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ केसेस समझते हैं। जैसा कि मैंने एक केस का जिक्र किया था, डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जन्म स्थान के आधार पर नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस बात से अगर देखें तो अभी जो मध्य प्रदेश सरकार का जो ये घोषणा है वो गलत लगेगी। दूसरा एक केस देखिए, कैलाश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निवास चाहे राज्य, जिले किसी अन्य क्षेत्र में हो, अधिमान्य आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता। अर्थात यहां पर भी जो बात निकल कर आई थी वह निवास के आधार पर आरक्षण को डिनाई किया गया था। ठीक इसी तरह से वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती अधिसूचना पर रोक लगा दिया गया था। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के द्वारा। और जिसमें बात ये कही गई थी कि जो यहाँ का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वह चाहता था कि यहाँ की जो नौकरियां हैं उस महिलाओं की, उसमें मूल निवासी की जो महिलाएं उनको वरीयता दी जाए, तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। और इस तरह से यहाँ पर भी ये क्लियर हुआ कि जो मूल निवास का मतलब क्या है कि जिसका जन्म वहीं पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मूल निवास भी किससे जोड़ता है, आपके जन्म स्थान से जोड़ता है, तो इस पर रोक लगा दी गई थी। अब ये तो हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कठोर है। फिर प्रश्न आएगा कि आखिर जो है कि ये फिर क्यों किया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो इनके पास एक लंबी सूची है जो कुछ राज्यों की है, और उन्होंने क्या किया था, इन्हीं आधारों में कुछ ऐसे लूप होल देखे होंगे जो कि अनुच्छेद 16 से भी जुड़े हैं, और कुछ पहले से ही जो राज्य हैं जिन्होंने ऐसे प्रावधान कर रखे हैं उनसे जुड़ा हुआ लूप होल खोजते हुए उन्होंने क्या किया, यह घोषणा की। क्या है देखिए, महाराष्ट्र में सरकार
सरकारी नौकरियों में मराठी भाषी में पारंगत स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जाएगी। यह बात है और ये बात की भी जाती है और उनको आरक्षण दी भी जाती है। वरीयता देने का मतलब क्या है, यहाँ पर आरक्षण देने का। वहीं गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार विभाग का एक 1995 का सरकारी प्रस्ताव कहता है कि राज्य के किसी उपक्रम उद्योग में कर्मचारी या कारीगरों के चयन में कम से कम 85% जो पोस्ट हैं वह स्थानीय निवासियों के होंगे। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ठीक इसी तरह अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनुच्छेद 370 में परिवर्तन होने से पूर्व यहाँ पर भी क्या है, स्थानीय निवासियों को आरक्षण दिया जाता था। ठीक इसी तरह से गृह मंत्रालय ने एक कमेटी नियुक्त की थी जो असम समझौते की धारा 6 के तहत असम के लोगों के लिए 80 से 100% आरक्षण की सिफारिश इस कमेटी के द्वारा की गई थी। अर्थात गृह मंत्रालय ने असम के लोगों के विकास के लिए कमेटी गठित किया। इसने कहा कि असम के लोगों के लिए 80 से 100% आरक्षण की बात इन्होंने कही। और जब यह बात कहा जा रहा है तो कौन कह रहा है, कमेटी कह रहा है। तो कमेटी में पढ़े लिखे लोग ही हैं, ऐसा तो नहीं है उन्होंने ऐसे ही कह दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो अभी हमारी राज्य सरकारें हैं, जैसा कि मैंने 2-3 राज्यों का ऊपर उल्लेख किया और भी कुछ मैं बताता हूं, इन्होंने क्या कर रखे, इस प्रकार के प्रावधान कर रखे। मेघालय में राज्य सरकार की नौकरियों में गारो, खासी, जैंतियां जो जनजातियां हैं इनको मिलाकर 80% आरक्षण दिया जाता है। जी सही सुना आपने, 80%। ठीक इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ की जनजातियों को 80% आरक्षण दिया जाता है। कर्नाटक में जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को इस तरह बनाया गया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में लगभग जो है कि 95% जो पोस्ट हैं वह स्थानीय निवासियों के। तो इससे यह पता चल गया कि जो यह बात की गई है, घोषणा की गई है, इस पर जो है कि संविधान भी जो है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिनाई करता है कि निवास के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जो अभी तक के हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट देखे वो भी ये कहते हैं कि निवास और जन्म स्थान के आधार पर इस तरह का आरक्षण ठीक नहीं है। बावजूद इसके राज्यों ने क्या किया, यह दिखाया कि प्रतिनिधित्व नहीं है। साथ ही साथ अगर वह उनका विकास नहीं करेंगे तो फिर उनका विकास उन राज्य के लोगों का कहाँ हो पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कुछ राज्यों का नाम बताया, जैसे मेघालय ही ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हैं। तो जनजातियाँ क्या है कि उतना फाइट नहीं कर सकती हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति हमारे आपके बीच में पढ़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है। तो इसके वजह से उनको तो कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा पहले से इनकी नौकरी नहीं है, अगर हम आरक्षण नहीं देंगे तो ये तो कभी विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल के कुछ पदों के लिए बांग्ला लिखना और पढ़ना अनिवार्य है। तो इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो बांग्ला नहीं पढ़ सकता, लिख सकता, उसको क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगा। और ये जो लोग पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए क्या है, एक प्रकार का ये आरक्षण। ठीक इसी तरह से झारखंड में भी अभी स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पर जो 13 जिले हैं, झारखंड को इस तरह से समझिए, झारखंड में 13 ऐसे जिले हैं जो अधिसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो अभी झारखंड सरकार कुछ समय पहले यहाँ के जो अधिसूचित 13 जिले हैं, यहाँ के लोगों को यहाँ की नौकरियों में 100% आरक्षण देने की बात इन्होंने की। और यह कहा कि ये जो 13 अधिसूचित जिले हैं इनमें जो नौकरियाँ होंगी स्थानीय लेवल के, उसमें 100% यहीं के लोगों को शामिल किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने फिर क्या किया, इसको रोक लगा दिया। ठीक इसी तरह से आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2019 के माध्यम से राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने की बात की, जिसे कोर्ट ने सही नहीं माना। तो अब देखिए आपके सामने क्या चीज़ निकल के आता है, निकल कर यह आता है कि अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड को, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ को अगर आप ले लें तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, यहाँ पर तीसरी और चौथी श्रेणी की जो सरकारी नौकरियाँ होंगी, यहाँ के लोगों को 100% आरक्षण दिया जाए, लेकिन सिर्फ बस्तर जिले से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में भी हमने कहा कि कुछ पदों के लिए क्या है, बांग्ला पढ़ना और लिखना अनिवार्य है। तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का एक, पश्चिम बंगाल में जो है कि क्या है कि एक
भाषा की अनिवार्यता यहाँ बताया जाना। दूसरा, अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, यह जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या है, जनजातीय समुदाय। लेकिन अगर मुख्य धारा वाला जो राज्य अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपको सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, तो आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के आरक्षण की बात की गई थी, कोर्ट ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। लेकिन अब आपके सामने एक और राज्य है और वह है महाराष्ट्र और गुजरात। तो देखिए, जो महाराष्ट्र और गुजरात हैं इस समय भले ही ये विकसित हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा होगा समानता हर जगह एक जैसी नहीं है। तो राज्य क्या करते हैं, यह दिखाते हैं कि संबंधित वर्ग व्यक्तियों का जो है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, उसके आधार पर आरक्षण देते हैं। लेकिन अभी तक मैंने आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बताया जिससे यह पता चल सके कि नहीं पूरी तरह नौकरियों को क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए, और नौकरियों को इस रूप में आरक्षित कर दिया जाए कि वहाँ पे सभी जो नौकरियाँ वो स्थानीय लोगों को मिलें। अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल होगा कि आखिर कर्नाटक में तो है, लेकिन कर्नाटक में देखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो स्थानीयता है उसको जोड़ दिया है जातीय आधार से। अर्थात अगर यहाँ पर यह है कि जो जातीय रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं और वहीं के लोग हैं उनको आरक्षण दिया। अगर मध्य प्रदेश में सोचिए कि इसी प्रकार की चीजें की जाती हैं तो फिर एक नया जो है कि तनाव क्रिएट होगा कि आखिर किसको नौकरी देंगे और नहीं देंगे। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर यह बात जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो इसका जो प्रावधान है, इसके प्रावधानों को कुछ इस रूप में राज्य सरकार को प्रस्तुत करना होगा जिससे यह पिछड़ेपन को थोड़ा सा दिखा सके, खास करके उन वर्गों को जिनकी अभी जो है कि दावेदारी या नौकरियों तक पहुंच अभी नहीं है। यदि यह कह दें कि नहीं हम तो सबको समान रूप से ही आरक्षण देंगे और टोटल 100% आरक्षण देंगे, तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यह जो है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इसको रोक दिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग की जो जानकारी वो सामान्य जानकारी है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी निकल कर आए जिसको हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो कुछ भी अपडेट होगा मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक की जो चीजें हैं उससे मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।